टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती रही सुबह से ही कि अब फलां अदालत ने बुला लिया है, यह आखिरी मौका है, अब ना पेशी गिरफ्तारी हो जाएगी। हर चीज़ जो पॉसिबल होगी खान साहब को एलिमिनेट करने के लिए सियासी तौर पे भी या खुदा न खास्ता किसी और तौर पे भी वो की जाएगी। गिरफ्तारी करने की पूरी कोशिश की जाएगी खान साहब को। उसकी कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी प्लान की होगी ना आप लोगों ने कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बार बार कहते हैं कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। हमारे पे भी एक वक्त आएगा जिस पे हमें ये साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन तारीख क्यों नहीं दे रहा। हाई कोर्ट जो है वो पूछ रही है कि जी अभी तक क्या शेड्यूल क्यों नहीं आ सका। इंटरिम गवर्नमेंट के जो काम नहीं होते वो हर रोज़ उसमें मुदाखलत कर रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत अपने अखराजात कम करती आपको नजर आ रही है? IMF प्रोग्राम आपको कहता है कि आप हुकूमत के अखराजात टैक्सेस से पूरे करें। यह हालत हो गई है कि आज जो टैक्स आयद किया गया है वो शादी हॉल और उस पर तकरीबात होने पर भी आयद किया गया है। यहाँ तो कॉम्पिटेंसी नहीं है और तजर्बा भी नहीं है, तो इसीलिए तो हम पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वर्स्ट इकोनॉमी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अवाम खबरदार होशियार, हुकूमत ने फिर कर दिया है वार। खबर यह है कि हुकूमत के सबसे ज्यादा तजर्बाकार इसहाक डार ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया है। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने कौमी असम्बली में ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 पेश कर दिया है। 170 अरब के टैक्सों का बोझ महंगाई तले दबे अवाम पर लाद दिया गया है। मिनी बजट के मुताबिक लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफा करके 25% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स 1% बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। ये मिनी बजट पेश करने के मौके पर वज़ीर आज़म अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। कानूनी तौर पर इस बिल के लिए 86 अरकान की मौजूदगी जरूरी थी, मगर सिर्फ 65 अरकान ही ऐवान में मौजूद थे। एक और खबर यह है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 32 रुपए तक का इजाफा करने जा रही है। 32 रुपए का फी लीटर इजाफा। यह हकीकत है या अफवाह, इसका भी आज पता चल जाएगा। लेकिन एक हकीकत जो खुलकर सामने आई है कि कानून साजी या अवामी मसाइल के हल के लिए अरकान असम्बली को ऐवान में आना पसंद ही नहीं, लेकिन मराद के लिए ओहदे लेने से कोई इनकारी नहीं। सितम मुलाहजा कीजिए कि अवाम के लिए खजाना खाली है कि भाषण दिए जा रहे हैं, मुश्किल फैसलों के बोझ लादे जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहाद में शामिल पार्टियों को मुसलसल नवाजने के नए रिकॉर्ड बना रही है। अवाम भूखी प्यासी है और काबीना का स्कोर 86। सितम वाला सितम। देखिए कि हुक्मरान इत्तेहाद के कुल 181 अरकान कौमी असम्बली में से 118 अरकान कौमी असम्बली को हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों से नवाजा गया है। ड्रामेबाजी मुलाहिजा करें कि नून लीगी वज़रा बगैर तनख्वाह के काम करेंगे, मगर हर वजीर को जो महाना 5 से 10 लाख की मराहत हासिल हैं, इसका कोई जिक्र ही नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत इलेक्शन से फरार के बहाने तलाश कर रही है और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान पर भी अमल तेज कर दिया गया है। आज 2 अदालतों से बुलावा, जमानत खारिज होना क्या महज हुस्न इत्तेफाक है या किसी बड़ी गेम का हिस्सा? क्या होने जा रहा है, इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं तरीमा जुल्फी बुखारी साहब, सुमैया रिजवान भी मेरे साथ हैं। जुल्फी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। आज तमाम दिन टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही सुबह से ही कि अब फलां अदालत ने बुला लिया है, यह आखिरी मौका है, अब ना पेशी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर हाई कोर्ट जाते देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में है कि जिस तरह भी ये आए स्ट्रेचर पर लाएं, ये सब कुछ होता रहा। जाहिर है कि हुकूमत इसमें पार्टी इस तरह से है कि प्रोसिक्यूशन उनकी तरफ से हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ ऐवान में हो रहा था असेंबली में, ये जो महंगाई बम गिराया जा रहा था, इससे नजर हटाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है? ज़ाहिरी बात है जी। जब भी आप देखें कि जब महंगाई का कोई बहार आता है और प्राइसेस में या इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ आती है और बढ़ जाती हैं प्राइसेस, तो फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो सके। आज इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी। बात वही थी सुबह से, जो पहली जज साहिबा थी उन पे नज़र आता था उनके चेहरे से कि एक किस्म का दबाव है उन पे, और फिर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया कि बेल किस कंडीशन पे रिजेक्ट हो रही है। आप उसके जब एक इंसान के पास सारे मेडिकल ग्राउंड्स हैं तो
ना पेश होने के, तो वो काफ़ी होना चाहिए। चलें, अगर वो इंसान आप उसको नहीं जानते, मशहूर शख्सियत ना हो, और आप कहें कि ये मेडिकल ग्राउंड्स के रिपोर्ट्स भी कोई सही नहीं है, नकली हैं, लेकिन जब एक वाक़या पूरे दुनिया के सामने रिकॉर्ड हुआ है, हर रोज़ की अपडेट, हर सोशल मीडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर के प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तस्वीरें हर रोज़ की लगती हैं, जहाँ वो मुश्किल से चल रहे होते हैं या अपना रिहैब कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई बुनियाद नहीं थी। तो ज़ाहिर बात है कि आज बड़े प्रेशर से, बड़ी मुश्किल से ये फ़ैसले दोनों इस्लामाबाद और लाहौर में हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये होने थे और ये आगे मज़ीद और कोशिश करेंगे। मैंने पहले दिन से आपके चैनल पे भी बोला है कि और भी करते जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जाएंगे। हर चीज़ जो पॉसिबल होगी खान साहब को एलिमिनेट करने के लिए, सियासी तौर पे भी या खुदा न खास्ता किसी और तौर पे भी, वो की जाएगी। तो इसके लिए फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? बहुत से लोग अब भी कहते हैं, खुद जमात में भी लोग थे, वो कहते हैं जी हमें शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए थी, असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी, वरना हालात थोड़े बेहतर होते। आज ये जिस तरह भी मामला चल रहे हैं अदालती, इसमें कुछ हमारे पास एक लीवरेज होती, वो अब बिल्कुल आपके पास बाकी नहीं रही। आप किस ग्रुप के हामी हैं? क्या आप समझते हैं बिल्कुल ठीक किया, ये तो कहीं ना कहीं ये तो होना ही था? नहीं, देखें, राय सबकी इजाज़त है एक पॉलिटिकल पार्टी में कि हर इंसान की अपनी राय हो, लेकिन बात यह है कि देखें, अगर वजूहात ये कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि हालात और आसान होते हैं हमारे लिए, ये अगर एक मुश्किल दिन गया है या एक सख्त दिन गया है उस लिहाज से, और कल और शायद सख्त और परसों और, तो वो कोई वजह नहीं होती कि आप गवर्नमेंट को अपने साथ रखें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त आपको क्रॉस करना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी जनरली एक मुश्किल वक्त सहना पड़ेगा अच्छे वक्त में जाने के लिए, पीटीआई को भी एक मुश्किल वक्त सहना पड़ेगा एक अच्छे टाइम पे जाने के लिए। तो वो कब आए कब ना आए उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन वो आना ज़रूर है। तो खान साहब की जो डिसीजन है, मैं समझता हूँ सही है कि सूनर द बेटर, और इसको आउट द वे करें कि कल उन्हें क्या करना है, इनके चांसेस क्या हैं। खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना है सियासत से, खान साहब को खुदा ना खास्ता उन पर फिर से एक और जानी हमला करना है, खान साहब को यही अरेस्ट करना है बेल ना दे के। तो ये भी चीज़ें हम देख लें ना, एक दफ़ा पूरी तरीके से आजमा लें इनको, कि देखते हैं कि इनकी चीज़ जो 9 महीनों में हर उनकी एक कोशिश नाकाम हुई है, अब जो 1-2 और कोशिशें रहती हैं वो भी देख लेते हैं, आजमा लेते हैं, इनका अपना उनको एटलीस्ट तसल्ली हो जाए कि इन्हें कोशिश तो पूरी की है। जी जुल्फिकार बुखारी साहब, लेकिन ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो पहले से आप लोगों के सामने थे, जो अभी आप बात कर रहे हैं। अब इस सूरत में जो फिलहाल हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि गिरफ्तारी करने की पूरी कोशिश की जाएगी खान साहब को। उसकी कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी प्लान की होगी ना आप लोगों ने कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जी देखें, जाहिर बात है कि हम बार बार कहते हैं कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। हमारे पे भी एक वक्त आएगा जिस पे हमें ये साबित करना होगा, और मैं नहीं समझता कि खान साहब को अभी गिरफ़्तार किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जैसे कि पिछले 2 हफ्तों से या 3 हफ्तों से हर रोज़ एक शोशा छोड़ देना कि जी आज पुलिस आ रही है और गिरफ़्तार करेंगे, सब पहुँचें, ये हमें तंग करने के लिए, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज़ करके कि वो शायद थक जाएं, या लोग 1 दिन आए, 2 दिन आए, तीसरे दिन ना आएँ। खान साहब को भी पूरी रात तंग करने के लिए कि शायद वो ना सोएं या प्रेशर ले लें कि अरेस्ट होंगे। ये एक टैक्टिक थी कि आप इंसान को वेयर डाउन करते हैं, उनको थका देते हैं, जो ये भी नाकाम हुई, क्योंकि इस वक्त ज़मान पाक के बाहर एक मेला लगा हुआ है। तो सिर्फ लोग नहीं है लेकिन एक पूरा एक मेला वहाँ लगा हुआ है। तो अगर वहाँ गिरफ्तारी का कोई चांस हो, अगर इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंभीर और डेंजरस सिचुएशन, ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त कारकुन बिल्कुल चार्ज्ड हैं, पैशनेट हैं और तादाद में भी हैं। तो आई डोंट थिंक कि लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए एक रिस्पॉन्सिबल, अगर इस गवर्नमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये शो करें,
तो ये कोई एक अक्लमंदी की मूव नहीं होगी। और जैसे कि मैंने पहले बोला है कि ये एक्चुअली इससे बढ़ के बात है। बात ये नहीं कि खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, शायद एक वक्त आए कि हो भी जाएं किसी वक्त, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन और ये बात भी नहीं है कि हमारा रिएक्शन उस पर होगा, मतलब ये बात है हमें अपना रिएक्शन भरपूर तरीके से देना होगा। लेकिन बात उससे बढ़ के है कि आप देख रहे हैं कि हर पाकिस्तान की हर एक इंस्टीट्यूशन या इदारा, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट्स हों, एक मतलब एक बनाना रिपब्लिक बन के रह गया। अब मतलब 9 महीनों में आपने जो डिसइंटीग्रेशन देखी है, डिटेरिएशन देखी है इदारों की, अगेन चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अब आप देख रहे हैं कि कोर्ट्स में जिस किस्म के डिसीजंस आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल इंसान को तो आप नहीं कह सकते कि एक नॉर्मल कोई डिसीजंस हैं कि खुद आए जी, चाहे स्ट्रेचर पे आए हैं या एम्बुलेंस पे आए, मतलब ये कोई नॉर्मल मुल्क या कोई नॉर्मल हालात के सर्कमस्टांसेस या जजमेंट्स नहीं है इसका। ये आप सही कह रहे हैं, नॉर्मल हालात नहीं हमें नजर आ रहे। नॉर्मल हो तो हम तो कहें कि ये आइन है, उसमें लिखा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और कोई सवाल की बात ही ना हो, पता हो सबको कि ये आइन है, इसके मुताबिक चलना है, ये ऐसे ही होगा। जिस तरह मुझे पता है कि हमारा 7 बजे शो होना है, लाइव है, इसी तरह होगा, मैं होंगे, सुमैया है, सदीक जान होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ कुछ पता ही नहीं है। अभी तक आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन तारीख क्यों नहीं दे रहा। हाई कोर्ट जो है वो पूछ रही है कि जी अभी तक क्या शेड्यूल क्यों नहीं आ सका। गवर्नर साहब कहते हैं मेरा तो ये काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन सोच रहा है अच्छा वो हमें जवाब नहीं दे रहे, वो खत लिख रहे हैं हाई कोर्ट को। एक जुल्फी बुखारी साहब के इस मुल्क में क्या हो रहा है, और ये तो नजर आ रहा है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इन्होंने किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर आप क्या करेंगे। जेल भरो तहरीक की बात आती है तो कहा जाता है जी आप तो ज़बानते कराते फिर रहे हैं, अगर जेल भरनी है तो ये जितने फवाद चौधरी साहब, आजम स्वाति, शहबाज गिल, अब शेख रशीद भी है, तो बस सारे जेल में ही रहे, ज़मानतें क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये फैसला हो चुका है, किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देने। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो चीज़ इंसान को नहीं करनी चाहिए या जो उनका काम नहीं है करने का वो हो रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट के जो काम नहीं होते वो हर रोज़ उसमें मुदाखलत कर रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं, चाहे करप्शन के केसेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ को अपने नाम करना हो, उनके नाम चेंज करके अपने नाम पे, अपने रिश्तेदार के नाम पे डालने हो। तो हर एक काम जो एक चाहे एक गवर्नमेंट का ना हो, चाहे एक इंस्टीट्यूशन का ना हो, वो काम हो रहा है। तो और जहाँ तक बात आपकी देखें जेल भरने की तहरीक जो है जी, देखें आई थिंक हमें बंद कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए खान साहब की टाइमिंग को बार बार क्वेश्चन करना। उनने एक तहरीक अपना एक वे फोर्थ बताया है, कब करना है कैसे करना है वो उनके हाथ में होना चाहिए। तो और हमने सीख भी लिया है कि वो एक मास्टरमाइंड है कि कब सही वक्त है। तो हम उनको जितना भी प्रेशर कर दें कि जी आज करें, कल करें, बहुत लेट हो गया, अभी करें, ये बात नहीं है। उनको टाइमिंग एग्जैक्टली पता होगी कि जब वो बोलेंगे उसमें हर रोज़ वो सोचते हैं, हर रोज़ मशावरत करते हैं इसमें, तो वो भी हो जाएगी। जहाँ तक लीडर्स अपनी बेल कराते हैं कि देखें जब तक एक तहरीक चली नहीं है तो ज़ाहिरी बात है एक लीडर बाहर ही रहेगा तो अपने लोगों को मोटिवेट करेगा ना, अंदर रह के कितना मोटिवेट कर सकता है। तो इसलिए जब वक्त आएगा हर लीडर आगे होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हर लीडर अपनी पहली गिरफ्तारी देगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक वो वक्त आए, क्या पता उससे पहले आने की ज़रूरत ना हो, कुछ और हो जाए, गवर्नमेंट गिर जाए, तो कई सिनारियोज हो सकते हैं। तो क्यों हम एक सिनारियो में जंप करें जस्ट क्योंकि हम प्रेशर डालें कि ये करें। ठीक है सुमैया जी। नहीं तो जुल्फी बुखारी साहब, ये जो वक्त की आप बात कर रहे हैं, ये वो वक्त कैसे आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंतखाबात अगर नहीं करवाना चाहती हुकूमत, समझ में भी आ रही है सिचुएशन, तो आप लोग कैसे मजीद प्रेशराइज करेंगे इनको। देखिए वक्त की अगेन बात ये है कि आपने वो मूवीज़ देखी होंगी कि दोनों तरफ ट्रूप्स होते हैं, दोनों सोल्जर्स होते हैं, दोनों साइड पे पुराने ज़माने की गन्स होती थी, वो लोड करते थे, इंतज़ार करते थे, और आगे एक बंदा खड़ा होता था, कह रहा था वे होल्ड होल्ड होल्ड, और वो बेचैन हो रहे थे कि वो फायर करें क्योंकि वरना उनको फायर लग जाएगी। लेकिन सबसे क्रूशल रोल होता है उस इंसान का जो कहता है होल्ड होल्ड होल्ड, और वो तय करता है कि फायर कब करना है, कि
वहाँ से जो फायर हो वो दूसरी तरफ पहुँच भी सके और लोड भी हो सके। तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें जितनी भी बेचैनी हो कि हम फायर मारें, लेकिन हमें होल्ड करना होगा जब तक लीडर का कमांड ना आए। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे थे कि हम इलेक्शन कैसे पुश करेंगे, देखें हमें अभी तक जुडिशल सिस्टम पे भरोसा है। हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें इंटरवीन करें, और अगर ये इलेक्शन की डेट्स जल्द पे जल्द ना दें गवर्नमेंट, तो उनको इंटरवीन करना होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और कंटेम्प्ट है, ये एक वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। तो इस पे कहीं ना कहीं तो कानून को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। नामुमकिन है कि ऐसे चल सके, या ये डिले करते अगर रहें तो कोई वजूहत तो लेके आए आगे, कुछ समझ तो आए। ये कैसे हो सकता है कि गवर्नर एक मिनट कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, दूसरी मिनट कह रहा है कि मेरा रोल नहीं है, तीसरी मिनट कुछ और ये गेम्स खेल रहे हैं। तो द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान मस्ट स्टैंड अप, इट मस्ट स्टैंड अप। जी अच्छा जुल्फी साहब, एक बड़ी अजीब बात यह है कि जिस तरह मैं एक मिसाल से अर्ज़ करना चाहूँगा कि रात को ही एक ट्वीट आ जाता है, बहुत सीनियर रिपोर्टर सहाफ़ी हैं, एक बड़े चैनल से भी वाबस्ता है, उन्होंने कहा जी, लिखा हुआ है ट्वीट पे, पेंसिल तेरी ज़मानत कैंसिल। तो अब यानी मजाक हो रहा है और अगले दिन इमरान खान साहब की ज़मानतें कैंसिल हो जाती हैं। यानी अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि आपको भी पता है कुछ फ़ैसले पहले से हो चुके होते हैं, चीज़ें पहले से हैं, जिस तरह इलेक्शन किसी सूरत नहीं होने देने, इमरान खान की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं करनी है, 60 के करीब केसेस हैं, आप लोगों को जिस तरह से पकड़ना है। अब हाई कोर्ट का फैसला है अपनी जगह पर, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अब आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर हैं। अब इसके बाद क्या रह जाता है? ये तो अब ऐसे लग रहा है कि जोर ज़बरदस्ती इस मुल्क में है, और उसमें तो कोई हमें जमहूरियत या आइन कानून उस तरह नहीं नज़र आता। ये तो बस ऐसे है कि अब ज़बरदस्ती जो करना है कर लें। जब ये होगा कि इमरान खान साहब को जी दहशतगर्दी का भी ख़तरा है, लेकिन आपको अब पता है कि अदालत तो आपको आना पड़ेगा, कहीं उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो किस तरह? अब ये तो नहीं हो सकता कि अदालत बुला रही है इमरान खान साहब को जी मैं किसी सूरत नहीं जाता, ये तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे आप दोनों तो ये तो बताएं कि आपको खुशी है कि आप उस पैनल में हैं, या आप खुश हैं कि आप उस पैनल में नहीं हैं, या खुश नहीं हैं कि आप उस पैनल में हैं जिनको पहले एक रात पहले ही फैसले पता चल जाते हैं कि आप ट्वीट कर सकें। नहीं, हम तो तज्जिया कर लेते हैं अंदाज़ा, लेकिन हमें वो व्हाट्सएप में वो ग्रुप में हमें नहीं शामिल किया गया, लेकिन ये है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो उस बात की आपको खुशी है, फ़ख्र है, या आप नाराज हैं? सर अब तो तरीका ये बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कैसे हो सकते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया है। नहीं सही, नहीं हम उस ग्रुप से बाहर ही अच्छे हैं, हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि उस ग्रुप में जो लोग हैं वो जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, हम वो देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल यही बात है, और जिनको इन फैसलों का पहले भी पता होता है उनका ज़्यादा देर इस मुल्क में वजूद नहीं है जी, क्योंकि अवाम पहचान गई है कि कौन सही है कौन गलत। अगेन इजहार राय हर इंसान का एक राइट होता है, लेकिन इस वक्त जो गेमें खेली जा रही हैं और जो ये पैनल और ये 3-4 के जो एनालिस्ट और एंकर्स के जो पैनल्स बने हुए हैं कि उनको सब कुछ पहले पता चल जाता है कि जी क्या होने वाला है और पहले ही ट्वीट कर देते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी आप देखें और आप लोगों की पॉपुलैरिटी देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि ये हर चीज़ कोशिश कर रहे हैं, और अगेन हमें इस चीज़ पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए कि ये कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे 2 हाथ आगे जाएंगे। मैंने तो एक कोर कमेटी में वाज़े तौर पे कुछ 6 महीने पहले बोला था खान साहब कि आपको डिस्क्वालीफाई करके रहेंगे, ये उसके बगैर इनका बस नहीं बनता। देखें, ये इलेक्शंस ना कराएं 3 महीने और चलाते रहें, 6 महीने और चलाते रहें, 9 महीने और चलाते हैं, 1 साल और चलाते रहें। हमें पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं अपने हलके में या मैं सियासत अगर कर रहा हूँ पीटीआई के बतौर पीटीआई, हमें पॉलिटिकली हमें कोई चीज डैमेज हो रही है नहीं। सही, हर रोज जो गुजरता है वो हमारे पॉपुलैरिटी आपकी यकीनन इसमें शक नहीं है
कि जितना गुजरता है हमारे ये कोशिश हो रही है, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ रही है, इमरान खान साहब की बढ़ रही है। जुल्फी बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। चूंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हो चुका है, हमें ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के बाद सलमान शाह साहब हमारे साथ होंगे, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारी मईशत है, उनसे बात करेंगे। ये जो मिनी बजट है, ये कितना जंबो बजट है, क्या इसके असरात होने वाले हैं ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि पाकिस्तान की आवाम पर। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत जिसको मिनी बजट कह रही थी वो पेश कर दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह से हमें मिनी बजट नज़र नहीं आता। 170 अरब रुपए का इसको मिनी बजट करार दिया जा रहा है, लेकिन सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18%, तकरीबन हर चीज़ पर ही सेल्स टैक्स लिया जाता है। जो भी चीज़ बिकती है मार्केट में अब वो 18% हो गया। पेट्रोल और डीजल के हवाले से बड़ी खौफनाक खबर ये सामने आ रही है कि 32 रुपये फ़ी लीटर इसमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा 350 अशिया अभी यहाँ पर बिल पास नहीं हुआ, 350 अशिया कीमतों में इजाफा कर भी दिया गया है। सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, माशी माहिर हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। सलमान शाह साहब, क्या असरात होंगे? हुकूमत ने तो ये कह दिया कि जी हम सादगी अपनाएंगे। काबीना, हुकूमत ने सादगी इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया, काबीना अपने अखराजात कम करेगी। क्या वाकई हुकूमत अपने अखराजात कम करती आपको नज़र आ रही है? और ये जो हुकूमत ने करना शुरू कर दिया है, पहले हम महंगाई देख रहे हैं, इसके कितने असरात होंगे? कहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये जो 17 से 18% सेल्स टैक्स है, दीगर चीज़ें, इसके असरात क्या होंगे? कितने फ़ीसद महंगाई आप समझ रहे हैं बढ़ने वाली है? बात यह है कि आई डोंट थिंक कि हुकूमत संजीदा है अपने अखराजात कम करने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अगर आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे तो आपको टैक्सेस और लगाने पड़ेंगे, हर किस्म की टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत अपने टैक्सेस जो हैं उनको कम करे और अपने अखराजात को कम करे। अखराजात कैसे कम होंगे? अब आप देखें, जब मिफ्ता साहब ने बजट दिया था इस साल, जो पिछला बजट जून में आया था, उसमें तकरीबन 18,000 अरब के खर्चे हैं। 18,000 अरब जो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके इस साल स्पेंडिंग का उसमें रखा गया आइडियाज़। तो उसमें से तो कम से कम 7-8 हज़ार अरब हम कट कर सकते हैं और फिर ये हमें 100, 200, 300 बिलियन के टैक्सेस ना लगाने पड़े। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि IMF प्रोग्राम आपको कहता है कि आप हुकूमत के अखराजात टैक्सेस से पूरे करें। अगर आप अखराजात को कम नहीं करेंगे तो जाहिर है कि टैक्सेस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अखराजात कम कर लेते हैं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी कैबिनेट फेडरल गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है इतने मुश्किल वक्तों में? इस कैबिनेट को आप आधा कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज को आप बंद करके सूबों को दे सकते हैं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद उनका फेडरल गवर्नमेंट में होना उसका कोई मकसद नहीं है। इसी तरह आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम 2,500 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबों को और फेडरेशन का मिला के, जब हमें पता है कि उससे कोई खातिर खा डेवलपमेंट भी नहीं होती और उसमें चोरियां भी बड़ी होती हैं, तो उसको अगर 1-2 साल के लिए बंद कर दिया जाता तो इतनी टैक्सेस ना लगाने पड़ते। सिमिलरली आपके और चीज़ें हैं जिसको आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि बहुत बड़े खसारे चलते हैं, PIA, रेलवेज, बिजली के कारखाने, ये सब आप हुकूमत इनको एक किस्म की सब्सिडी दे के चला रही है। तो वो अगर आप प्राइवेटाइज करें, इनको रिफॉर्म करें, इनकी एफिशिएंसी बेहतर करें, बिजली की चोरी को आप रोकें, बट काम कोई नहीं करना सिवाय टैक्सेस लगाने के। सबसे आसान तरीका है इन्होंने टैक्सेस लगा देते हैं, फिर कहते हैं ओहो अवाम का तो बड़ा बुरा हाल है, हमें हमारे हाथ बांध दिए हैं IMF ने। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल नाकामी है गवर्नमेंट की और इनकॉम्पिटेंस है जो हम देख रहे हैं। सुमैया, डॉक्टर साहब मैं आपसे 2 सवाल करना चाहती हूँ। पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि जो बात करते हैं कि हम IMF की शराइत मानते हैं, क्या वाकई IMF की यही शराइत होती है कि आवाम पर डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं, या IMF की ये शर्त होती है कि आप टैक्सेस में इजाफा करें ताकि हमारा हदफ हासिल हो सके? दूसरा सवाल ये है कि IMF की किस्त जारी होने के बाद क्या डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा मुल्क से? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF
सिर्फ एक उनका है जो कि आप कह सकते हैं कंडीशन है, वो ये है कि हुकूमती अखराजात हुकूमती टैक्सेस से पूरे किए जाएं और कर्जे ना लिए जाएं। अब ये अगर आप बात के साथ एग्री करती हैं तो फिर इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप हुकूमती अखराजात को कम कर दें ताकि जो टैक्सेस ऑलरेडी आप दे रहे हैं, 7,500 अरब के जो टैक्सेस पाकिस्तानीज देंगे वो काफ़ी होने चाहिए। लेकिन अगर आप अखराजात को कम नहीं करेंगे और अखराजात बढ़ेंगे तो फिर टैक्सेस भी बढ़ेंगे। सो ये तो एक इक्वेशन है जो कि सेंसिबल भी है, क्योंकि पाकिस्तान और कर्जे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने हिस्ट्री में बहुत से कर्जे लेके खा गए हैं और उसका कोई रिटर्न हमें अब नज़र नहीं आ रहा इकोनॉमी को। सो लिहाजा एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब IMF प्रोग्राम करें और इस प्रोग्राम की वजह से जो नुकसान होगा वो तो अवाम का ही होगा, क्योंकि जो आपके बनने हैं टैक्सेस वो भी अवाम पे ही लगने हैं, महंगाई जो है वो भी अवाम पे जानी है। और जो बात आपने FBR की कि वो जो है टैक्सेस वहाँ पे नेट को कोई नहीं बढ़ाएगा, टैक्स नेट को एक्सपेंड नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर और टैक्सेस लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं। सलमान साहब जो सुमी सवाल किया था मैं उसको दोहरा भी देता हूँ कि क्या ये $1 अरब जब हमें मिल जाएगा हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी? ये जो डॉलर अब थोड़ा सा हमने नीचे जाते देखा है, इसकी उड़ान कुछ थम जाएगी या फिर भी ये खतरा रहेगा? क्योंकि आज अब माहिर मईशत भी ये बात कर रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान मिडिल क्लास खत्म हो गई, बाकायदा खत्म हो गई। अब या अमीर है या गरीब है, क्योंकि हुकूमत कह रही है अब हम 40 अरब रुपए से बढ़ा रहे हैं, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 400 अरब रुपए कर दिए हैं। तो ये अब क्या फिर शायद 1-2 करोड़ लोग रह जाएंगे, बाकी 20-22 करोड़ को तो ये बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 400 अरब करने की बजाय आपको तकरीबन 1000 अरब करना पड़ेगा, जिस तरीके से तकरीबन 2 करोड़ और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे तो उनको आपने सपोर्ट करना है। सो वहाँ पे तो बिल्कुल जायज़ बनता है कि आप उनको बजट में से पैसे दें, और IMF भी इसके साथ राज़ी होता है कि जो सबसे कमज़ोर तबका है आपकी सोसाइटी का, उसको आपने डूबने से बचाना है। सो वो तो एक आपको बिल्कुल डेफिनेटली करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट आपने रेस किया कि क्या ये IMF प्रोग्राम की वजह से हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, तो उसका मेरे ख्याल है कि क्योंकि IMF जो है वो पूरी प्रोजेक्शंस करते हैं, वो पूरी देखते हैं कि अगले 3 साल जब तक कम अज़ कम ये प्रोग्राम है या इससे अगला प्रोग्राम है, उस वक़्त तक आपको कितनी ज़रूरत है डॉलर्स की और वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे। सो उन्होंने ऑलरेडी बात सऊदी अरेबिया, UAE, चीन वगैरह से की हुई है कि क्या जो कमिटमेंट्स वो उन्होंने की हैं उस पर कायम है, तो वो आई थिंक उनको वो कमिटमेंट मिल जाती है। तो IMF प्रोग्राम होगा तो बिल्कुल आपकी एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके बाकी दोस्त ममालिक भी आपकी मदद करेंगे और रुपया कुछ मुस्तहकम ज़रूर होगा। और अगर ये जो चेंजेस हमने की हैं जो एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करने की, उससे इंसेंटिव्स खासे चेंज होते हैं इकोनॉमिक प्लेयर्स के। आपके रिमिटेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है वो बढ़ेगा, इंपोर्ट्स कम होंगी और तमाम वो चीज़ें होंगी जो हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे जा रही है, जो है वो बंद हो रही हैं। सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे। अगर 32 रुपये फी लीटर बढ़ता है पेट्रोल तो उसके क्या असरात होंगे, और ये जहाजी साइज़ जो काबीना है जिसके बारे में कह रहे हैं जी सादगी, इसकी कितनी ज़रूरत है। और ये कहा जा रहा है जी कुछ लोग 2.5 लाख रुपया तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन बाकी जो स्टाफ है, गाड़ियाँ हैं, उसका क्या? ब्रेक के बाद बात करते हैं।
पता चला। अब पता चला। 86 तादाद हो चुकी है काबीना की, और अब कहा जा रहा है कि कुछ वज़रा हैं जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे। सलमान शाह साहब, क्या इनकी तनख्वाह ना लेने से कोई बेहतरी आ जाएगी? एक जेस्चर है, क्योंकि इसके अलावा गाड़ियाँ, पेट्रोल, इनके अलावा जो स्टाफ मिलता है वो अलग से है, और हमारे यहाँ पता है तनख्वाह के लिए कोई वज़ीर नहीं बनता और बहुत से काम होते हैं, लेकिन फिर भी ये आप समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ ये है कि ये तो शो शाह के लिए ठीक है, लेकिन असल हुकूमत के अखराजात कम करने का मतलब है कि जितनी डिविजन्स इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में हैं उनको देखा जाए कि उनकी ज़रूरत है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनको फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं मसलन हेल्थ के और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें तो सूबों को चली गई हुई हैं। अब सूबों में भी वो महकमे हैं, वही महकमे आपके फेडरल गवर्नमेंट में हैं, तो दोनों को हम चला रहे हैं, तो एक जगह पे उन्हें बंद होना चाहिए और उससे आपको खासा फ़र्क पड़ सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हर तो महकमा है वो अपना अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है और अच्छा, वो बहुत महंगा है। सही, तो असल खर्चे वहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ फरमाइएगा, ये जो 32 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की बात की जा रही है, आप समझते हैं ये मजबूरी है क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया है, ये करना पड़ेगा, कोई और हल नहीं है? लेकिन इससे तो फिर अब हर चीज़ महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक तो 18% GST देख रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो खुराक और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, सब चीज़ें तो इन्हीं पर आती हैं। देखिए, बात ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इंपोर्ट, तेल की इंपोर्ट है, और तकरीबन एनर्जी के मद में 25-26 अरब डॉलर्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ जो है वो इतनी महंगी है इंपोर्ट करने में और उसके लिए हमें डॉलर्स भी चाहिए, तो अगर उसकी कीमत आप ज़्यादा करेंगे तो उसकी कंजम्पशन भी कम होगी और वो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलेगा, फिर दूसरे टैक्सेस इतने नहीं लगाने पड़ेंगे। सो आई थिंक पेट्रोलियम टैक्सेस जो हैं इनको अगर लगा दिया जाए और इसकी कंजम्पशन नीचे आ जाए तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि आपको दूसरी जगहों पे टैक्स इतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर नहीं लगाएंगे टैक्स तो कहीं और आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये टैक्स जब आप लगाएंगे और पेट्रोल महंगा होगा तो इसकी एफिशिएंसी, इस्तेमाल में आप एफिशिएंसी करेंगे, कार पूलिंग होगी, हो सकता है इंपोर्ट्स कम हो जाएं, ठीक, और डॉलर कुछ बच जाए। डॉक्टर साहब, ये सब तो हो ही रहा था ना, ये तो काफी अरसे से हो रहा है। एक चीज डॉक्टर साहब जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये तो कहते थे ना हम बड़े तजुर्बाकार हैं, हम तजुर्बाकार हैं और हम ज़्यादा बेहतर मईशत को संभाल सकते हैं। ये हालत हो गई है कि आज जो टैक्स आयद किया गया है वो शादी हॉल और उस पर तकरीबात होने पर भी आयद किया गया है। यानी कि अगर किसी का 1 लाख का खर्चा होगा तो 10,000 रुपये उसको हुकूमत को देने होंगे। यानी कि इनके पास वाकई कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि ये सब कुछ कंट्रोल कर सकें। देखिए, तजर्बेकार होते तो ये मुसीबत में ना हम घुसे होते। जो अगर ये तजर्बे का जी मैं प्रोग्राम किया था के बाद ये पहाड़ ना लगाते, जिसने आपको 2018 में आपको बहुत कोलैप्स के पास आप पहुंच गए थे और आपको IMF प्रोग्राम करना पड़ा, सबके सामने है। उसके बाद अभी आके देख लें, 1 साल से आपने तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर अपने रिजर्व्स के उड़ा दिए हैं और अभी तक आप IMF प्रोग्राम नहीं कर सके, और आप पहले उनसे आप आंखें दिखाते रहे हैं, अब आके उनके सामने बिल्कुल लामलेट हो गए हैं। तो सो आई थिंक तजर्बा तो बिल्कुल पाकिस्तान में आई डोंट थिंक इट काउंट्स एट ऑल। यहाँ तो कॉम्पिटेंसी नहीं है और तजर्बा भी नहीं है, तो इसीलिए तो हम पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वर्स्ट इकॉनमी है। ये हमें आई मीन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कितना बड़ा मुल्क, 5वीं सबसे बड़ी आबादी,
और बिल्कुल एक हम बास्केट केस बने हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा जी हम आए डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये जो फिर इसहाक डार साहब के आने के बाद सबसे बड़ी क्या गलती हुई, और क्या इसहाक डार साहब भी हैं ये कि जो आगे चलाकर ये जो अब बहरान इन्होंने खुद पैदा किया है उसको कुछ बेहतर कर सकेंगे? देखिए, आई थिंक सबसे बड़ी गलती थी रजीम चेंज की, क्योंकि रजीम चेंज जिस वक्त हुआ है उस वक्त एकदम पाकिस्तान का पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट्स में वो शूट अप किया उसने, और जो नॉर्मली 3-4% होता था सालाना उसका रेट, वो बढ़ते बढ़ते 100% पे पहुंच गया है और वहाँ पे फंसा हुआ है, वहाँ से नीचे नहीं आया। सो आप सोच लें, जब से रजीम चेंज हुई है उसके बाद 2 आपके पास वजीर खजाना आए हैं जी, और दोनों ने उस रिस्क प्रीमियम को नीचे नहीं ला सके, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा उसका है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है उसको महफूज करे और वो तमाम वो डिसीजंस ले जिससे पाकिस्तान फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सस्टेन भी करे और वायबल भी रहे। तो ये हमारा नहीं रहा, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा डूब गया, और ये फाइनेंस मिनिस्टर्स जो भी हैं उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो एक तो है, जैसे मैंने पहले कहा, मिफ्ता साहब ने बहुत देर की IMF प्रोग्राम करते करते, उसके बाद मिफ्ता साहब ने बजट जो है बहुत महंगा बहुत बड़ा बजट दिया जहाँ पे वो कट कर सकते थे एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस ना बढ़ाते, उन्होंने एक्सपेंडिचर्स कट नहीं किए, टैक्सेस को बहुत बढ़ाया। और उसके बाद जब आए हैं आपके डार साहब, इन्होंने IMF के साथ झगड़ा कर लिया और उसके बाद फिर इन्होंने डॉलर के ऊपर एक कैप लगाई जिसकी वजह से हमारी डॉलर की जो फ्लोज हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए। जो रेमिटेंसेस आ रही थी या एक्सपोर्ट अर्निंग्स आ रही थी उनमें कमी आनी शुरू हो गई और डॉलर्स जो हैं वो ब्लैक मार्केट में चले गए। सो ये जो एक्सपोर्ट भी गिर गई, रेमिटेंसेस भी गिर गई और अब डॉलर के लगभग हमारे साथ ज़खायर रह गए हैं, जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। डॉक्टर सलमान शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब बड़ा मसला ये है कि अब इस भंवर से किस तरह निकला जाए। इमरान खान साहब तो एक ही बात करते हैं जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं तो उसके बाद ही अब कोई सूरत बन सकती है कि पाकिस्तान दोबारा बेहतरी की तरफ जाए। मौजूदा हालात में तो दिन ब दिन हमें मईशत तबाही की तरफ जाती दिखाई दे रही है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।